ना बोलते रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 93,000 युद्ध बंदी हमारे पास, 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास। शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। न्याय मित्र क्रांति की आवाज जमीन पर उतरने लगी है। उसका नशा लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। जो स्वराज 78 सालों में भारत की जमीन की व्यवहारिक सच्चाई नहीं बन सका, अब उन 78 सालों के बाद 78 सालों में झेली गई त्रासदी, एक मानसिक गुलामी का जो दूसरा पड़ाव शुरू हुआ, आजादी के पास और शोषण का तंत्र जो प्रशासनिक तंत्र का व्यवहारिक चरित्र बना, उसके अंत की कहानी की न्याय मित्र राजनैतिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। शायद उसी की खुशबू आज प्रियंका गांधी वडेरा को जब मंत्री अमित शाह के जवाब देने के लिए उठी तो उन्होंने उन सारे पहलुओं पर कहा कि आप भूतकाल की बातें करते रहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ वर्तमान की बात करनी है। यदि आप 11 सालों के लिए सत्ता में हैं तो इन 11 सालों में आपने क्या किया, इसकी जवाबदेही सिर्फ आपकी है। आप अपने हर मोर्चे पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप सिर्फ फेल हुए। ऐसा क्यों? जवाबदेही प्रधानमंत्री की है तो जवाबदेही के समय प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर होते हैं। अब विदेश की अंतर्राष्ट्रीय जो नीति होती है, विदेश मंत्री को जो कार्य करना चाहिए वह हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं। उसमें भी तमाम संबंधित घोटाले जिसमें सहयोग स्वयं प्रधानमंत्री के हाथों का निकलता है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण कहानी भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की सबसे त्रासदी भरी राजनीति का एक व्यवहारिक भ्रष्टाचार मित्र राजनीति का व्यवहारिक सच्चाई की पराकाष्ठा का इतिहास नहीं रच रही? इस पर विचार रही है तमाम वर्तमान शक्तियां जो इस कार्य में निर्लिप्त हैं, चाहे वो चुनाव का इलेक्शन कमीशन हो, चाहे तमाम ईडी और सीबीआई संवैधानिक संस्थान हो। यदि कल देश की सत्ता भारतीय राष्ट्रवाद के न्याय मित्र राजनीति के पटल पर न्यायमित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना का संकल्प लेती है तो क्या ये सारे कार्य जो ईडी, सीबीआई या तमाम संबंधित स्वयं इलेक्शन कमीशन, फर्ज कर लिया आप रिटायर्ड भी हो गए, अपने घरों पर जाके बैठे हों, तो क्या एक संविधान का एक कानून आपके घरों से उठाकर आपके तिहाड़ जेल में आपकी जिंदगी की अंतिम सांस तक नहीं डाल सकता? राष्ट्रद्रोह किसी भी संवैधानिक आधार पर राष्ट्रद्रोह को सिर्फ राष्ट्रद्रोह ही कहा जाएगा, वो राष्ट्रवाद कभी नहीं बन सकता। यदि राष्ट्रद्रोह को राष्ट्रवाद की परिभाषा से परिभाषित करने का तो साहस आप कर रहे तो निश्चित रूप से आने वाली कल की पीढ़ियां इसका जवाब जरूर आपसे वसूल करेंगी, आपकी पीढ़ियों से वसूल करेंगी, लेकिन जवाब तो देना होगा। इस बात के लिए, इस बात से थोड़ा सा भय तो हमारे राजनीतिज्ञों में होनी ही चाहिए कि ये वर्तमान शायद आपसे न पूछ पाए, लेकिन अगली पीढ़ियों की राजनीति न्याय मित्र के दरवाजे से गुजरने का तय कर लिया तो न्याय मित्र की राजनीति में संवैधानिकता के मूल्यों पर किए गए हर समझौते की कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाले कल के भारत की ये पहली आवाज होगी, जवाब के लिए आप जिम्मेदार होंगे। आइए इसी के विश्लेषण में एक न्याय मित्र राजनीति की क्रांति का धुआं जो राजनीतिक पटल पर, चाहे वो मजबूरी और बेबसी हो या उनका व्यवहारिक रूपांतरण हो, जो देश की आवश्यकता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का चीड़फाड़ किया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया कि आप पांच तरीके से एक असंवैधानिक, एक देशद्रोही सरकार बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसी पार्टी की नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस का खेल भले ही हो, लेकिन वास्तव में जो संवैधानिक सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है, यह उसी का दायित्व है कि क्या वो राष्ट्रवाद को व्यवहारिक बनाता है या राष्ट्रद्रोह को व्यवहारिक बनाता है। एक असंवैधानिक, एक हारी हुई पार्टी को जीती हुई पार्टी घोषित करने का षड्यंत्र कोई संवैधानिक पद पर बैठ के करता है,
संवैधानिक संस्थान की गरिमा को धत्ता बताता है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद पर अपने कलंक का धब्बा लगाता है, तो निश्चित रूप से उस राष्ट्रद्रोही चरित्र के दुष्परिणामों को उसकी 3 पीढ़ियों तक झेलना पड़ सकता है और उसके आजीवन उसकी पीढ़ी के लोगों को शायद एक ऐसा कानून भी आए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की किसी भी अगली पीढ़ी को सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। यदि ये फैसला हो गया तो आप क्या करेंगे? जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं जो राष्ट्रद्रोही हरकतों में भ्रष्टाचार की कीमत पर लगे हुए हैं, यदि सरकार का एक लाइन का फैसला आता है, भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय संवैधानिकता के मूल्यों पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नीलामी करने वाले लोग कि अगली 5 पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति सरकारी दायित्व के लिए चुना नहीं जाएगा। बस एक लाइन का आदेश, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी लेते रहेंगे? दलाली की सुपारी और न्यायिक तस्करी से किसी भी देश के राष्ट्रवाद को जिंदा नहीं रखा जा सकता लंबे समय तक। और ये अपराध दुनिया के सबसे हीनियस क्राइम्स अपराधों से भी ज्यादा खतरनाक अपराध है और इसकी सजा सबसे बड़ी होती है। दूसरा कानून कि जितना बड़ा पद उसके लिए छोटी सी गलती बड़ा सा अपराध का कानून बना दिया गया। जितनी छोटी गलती उतना बड़ी सजा एक बड़े पद के लिए। यदि आप आईएएस डीएम के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, एसडीएम के पोस्ट पर बैठे हुए गलतियां यदि आप ही करते हैं और आप ही भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो आपकी छोटी सी गलती की सजा बड़े अपराध के बराबर होनी चाहिए, हीनियस क्राइम के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ खुद को नहीं भ्रष्ट बना रहे लेकिन पूरे तंत्र को भ्रष्ट बनने का संदेश दे रहे हैं। अपनी पोस्ट की गरिमा यदि आप नहीं रख सकते तो आपके डीएनए से जुड़ी हुई अगली 5 पीढ़ियों को भी यह सजा मिलनी चाहिए और उनको कभी भी अगली ऐसे भ्रष्ट लोगों की 5 पीढ़ियों को किसी भी सरकारी दफ्तर में उनको जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। यह सजा है। आप अपने छोटे से लालच के लिए अपनी 5 पीढ़ियों की सजा का दायित्व भी लेना पड़ेगा आपको। यह भारतीय राष्ट्रवाद के संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का कानून हो सकता है जो हमारी तमाम सरकारें बदली, लेकिन दुर्भाग्य से कभी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय शिक्षा निर्माण का दिवस नहीं मनाया गया। न्यायमित्र नागरिक निर्माण का शिक्षा का मंदिर उसकी फैक्ट्री नहीं समझा गया। न्यायमित्र नागरिकों के निर्माण की फैक्ट्री प्राथमिक पाठशालाओं को शिक्षा के मंदिर के रूप में जाना गया होता, समझा गया होता, तो आज का राष्ट्र विकसित राष्ट्र होता। आज का भारत 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले नहीं तरसता। अमेरिका, जिस अमेरिका की बात हम करते हैं, उस अमेरिका का जो हथियार सप्लायर हैं, हथियार मैन्युफैक्चरर हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं, उनकी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 35, 40, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले हथियार बंद गिरोह है। मैं गिरोह ही कहता हूं क्योंकि वो अपने हथियारों को बेचने के लिए सरकारें गिराते भी हैं और नई सरकारें बनाते भी हैं। गाजा से लेके सारी दुनिया में जितने आतंकवाद हैं शायद इन हथियारों की देन है और इन हथियार बंद कंपनियों की देन है। क्या हम आपका विरोध कर सकते हैं? क्या हमारी हैसियत है? नहीं। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहे, हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे। हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो लाठियां बरसाएगी पुलिस, कानूनन आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? यह सबसे हीनियस राष्ट्रद्रोह है। यह नेताओं को समझना पड़ेगा। सरकार बदलेगी और आपकी 5 पीढ़ियों को इसकी सजा मिलेगी। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया।
2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। शहीद इंदिरा गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया। जब 1 घंटे के लिए चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा। प्रियंका गांधी के अंदर न्यायमित्र राजनीति का भूत वास्तव में जगह ले चुका था और उन्होंने बताया, सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने बता दिया कि आपने अपने राष्ट्रीय दायित्व को कभी भी पूरा नहीं किया, चाहे वो मणिपुर रहा हो या बम्बई रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, दिल्ली रहा हो, कहीं पर भी जितने भी आतंकी हरकतें हुई उसका जवाब आप ठीक से नहीं दे पाए। यही नहीं, उन्होंने राजनीतिक और मॉडल में भी आपके फेल्योर की कहानी बताती रही, लेकिन बीजेपी के किसी भी मंत्री के अंदर इतनी दमदारी नहीं थी कि वो उचित जवाब दे पाए प्रियंका गांधी का। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्री। प्रियंका गांधी शहीद हुए लोगों का नाम लेती रही और उधर बीजेपी के लोग उस पर हल्ला गुल्ला करते रहे। राजनीति का एक चश्मदीद गवाही लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला बीजेपी के लोगों को समझा रहे हैं और कैमरे की दिशा या तो अपनी तरफ या प्रियंका गांधी की तरफ। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के लोगों ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मांग किया कि कैमरे की दिशा इनकी तरफ की जाए, फटाफट लोगों की आवाज़ गुल हो गई और प्रियंका गांधी जी अपनी बात को आगे रखा। तो वो पैटर्न खुल गया जिस पैटर्न पर भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था। पूरा का पूरा चुनाव चोरी किया जा रहा था, यहां तक कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों के बल पर प्रधानमंत्री हैं। अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नष्ट नहीं करता, अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी को वो डिजिटल डेटा दे दे, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। चोरी की वोटों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने इन सब बातों के साथ बहुत बड़ा 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी और उस पर वो तरीका दिखाया जिस तरीके से भाजपा को जिताने के लिए वोट चोरी किए जा रहे थे। राहुल गांधी से ही समझिए कि 5 तरीकों से कैसे भाजपा को जिताया जा रहा था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वोटों की चोरी राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक विधानसभा सीट, महादेवपुरा नाम की जो सीट है, और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर इस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरी निर्ममता के साथ इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रद्रोही आचरणों का एक्सपोज किया। और यह दुर्भाग्य है कि यह भारत ही है जिसकी सरजमी पर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रद्रोह कर रहा है और देश की उच्चतम न्यायालय उसका मुख्य दर्शक बनी हुई है। अभी तक यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रद्रोही चरित्र के लिए उसका समाधान सिर्फ सरकार के पास या फिर उस देश की उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उच्चतम न्यायालय, चूँकि सरकार तो स्वयं उसी भ्रष्टाचार के गर्भ से निकल के आई है, तो निश्चित रूप से जो उस गर्भ की गर्भशाला का मुखिया है, भला उसके खिलाफ ऐसी भ्रष्ट सरकार फैसला कैसे कर सकती। निश्चित रूप से
अब उच्चतम न्यायालय एकमात्र संवैधानिक संस्था जो इस नैतिकता की जमीनी व्यवहारिकता को स्थापित कर न्याय को व्यवहारिक बनाएगी और राष्ट्र की संप्रभुता और संवैधानिकता की रक्षा कर सकती है। राहुल गांधी ने बताया कि इन 5 फर्जी तरीकों से चुनाव को चोरी करने के लिए कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 फर्जी वोटर लिस्ट में डाले गए, जिससे भाजपा को जिताया जा सके। दोस्तों, विधानसभा सीटों पर जीत हार का जो अंतर होता है वो कुछ हजार से होता है। कंडे आजमाए गए हैं, उसका आगे जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है ना, वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि करीब 33,000 बुजुर्गों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर जोड़े गए। इनमें कुछ 98 साल के हैं, कुछ 70 साल के, कुछ 60 साल के, कुछ 80 साल के। मतलब बुढ़ौती में, मरने की उम्र में ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इस भारतीय राष्ट्रवाद की संवैधानिकता में बराबरी, भाईचारा और सहभागिता, न्याय, सत्य, अहिंसा उसका संवैधानिक डीएनए हो, उस राष्ट्र में एक संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्र की संप्रभुता नीलाम करने की गारंटी व्यवहारिक जमीन पर सुनिश्चित कर रहा, तो यह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कब चलेगा? राष्ट्र इंतजार कर रहा है। इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहाँ पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही थी। राहुल गांधी जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था। कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों के लिए बिल्कुल नया सा अनुभव था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी 6 महीनों से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम इस 7 मीटर ऊंचे रद्दी के गड्ढे से वोटरों का मिलान कर रहे थे, वोटरों के घर खोज रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि महाराष्ट्र में एक विशेष पैटर्न दिखाई दिया कि शाम को 5:30 बजे के बाद चुनाव आयोग ने ज्यादा मतदान दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा कि शाम को 5:30 बजे के बाद वास्तव में ज्यादा वोटिंग हुई ही नहीं। अगर हुई तो चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दिखा दे, लेकिन सारे विश्लेषणों का लब्बो-लुआब सिर्फ इतना सा है कि चुनाव आयोग राष्ट्रद्रोह के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है। क्या अब राष्ट्रीय संप्रभुता को नीलाम करने का अधिकार किसी भी संवैधानिक संस्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को दिया जा सकता है? उसकी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए? शायद अब समय आ गया कि इस पर भी चर्चा हो और स्वयं उच्चतम न्यायालय इस पर एक फैसला भी ले। यह स्वतः संज्ञान लेने के दायित्व स्वयं उच्चतम न्यायालय पर है और संभवतः वी.आर. गवई जरूर इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इसकी उचित सजा की गारंटी भी व्यवहारिक पटल पर और भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा, ताकि ऐसी भ्रष्ट संस्थाओं के संस्थापित लोग उनकी सभी पीढ़ियों के लिए, उनकी अनंत पीढ़ियों के लिए किसी भी सरकारी संस्थान का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। सबसे पहला कदम तो ये उनके फैसले का हिस्सा होना चाहिए। यह भारतीय राष्ट्रवाद की मांग है, भारतीय आत्मा की मांग है, भारत माता की मांग है। अब भारत की जनता क्या सोचती है? भारतीय नागरिकों जिनका भ्रष्टाचार की एजुकेशन सिस्टम के अंदर निर्माण हुआ और संस्कारित हुए, तो निश्चित रूप से अपने उस मानसिक स्थिति से आपको लड़ना पड़ेगा और न्याय मित्र भारतीय राजनीति की चारदीवारी पर खड़ा होकर के अपने अंदर की आत्मिक आवाज़ को सुनकर अपने फैसलों को, अपने जज्बातों को, अपनी न्यायिक दृष्टि से ज़मीन पर उतारते हुए कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी बात को, अपनी राय को अवश्य रखें, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया आपके बॉक्स पर लिखे गए फैसलों को इंतज़ार कर रही है।
आइए कमेंट बॉक्स को अपने विचार से भारतीय राष्ट्रवाद की संवैधानिकता और उसके प्रति सामाजिक, नागरिक और संवैधानिक प्रशासनिक दायित्वों की व्याख्या कीजिए। आपका स्वागत है बीबीएस न्यूज़ पावर। यदि आपको अच्छे लग रहे तो हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, यानी एक बेरोजगार पत्रकारिता में अपने सानिध्य की अभिव्यक्ति सब्सक्राइबर के रूप में कर सकते। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों और मित्रों के अंदर शेयर करते हैं तो एक सहानुभूति भरा सहयोग है जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। यदि भारतीय राष्ट्रवाद की बात पर यदि फैसले आने चाहिए और चर्चा होनी चाहिए तो आप हमारे हौसले को बुलंद करें। नॉन मोनेटाइज बेरोजगार पत्रकारिता को अपनी सहानुभूति का अमृत पिलाते रहें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर। बीबीएस न्यूज़ पावर यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज़, जिसकी डीएनए में न्याय, सत्य और अहिंसा समाहित है।